हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 8th के चैप्टर 5 को शुरू करेंगे और इसमें हम देखेंगे पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण के बारे में कि प्लांट और एनिमल का कंजर्वेशन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ने की शुरुआत करते हैं। हमने देखा था कि कक्षा 7 में बूजो और पहली प्रोफेसर अहमद और एवं टीबू के साथ वन भ्रमण किया था। जो पहली थी और बूजो थी, उन्होंने प्रोफेसर अहमद एवं टीबू के साथ वन भ्रमण किया था। वे अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए उत्सुक थे। जब आप भी कहीं जाते हैं तो आप भी वहाँ की जो भी घटनाएं होती है उन्हें अपने दोस्तों को बताने के लिए उत्सुक होते हैं। उसी प्रकार जब पहेली और बूजो प्रोफेसर अहमद के साथ वन भ्रमण गए तो वो भी अपने अनुभव को बांटने के लिए उत्सुक थे। ठीक है, कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभ्यारण्य में भ्रमण करने गए थे। भरतपुर अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, कुछ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गए थे। अब काजीरंगा कहाँ है? जीके का पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में। उसके अलावा कुछ जो लोकचाव वन्य जंतु अभ्यारण्य में गए थे, ये कहाँ है? ये भी असम में है। ठीक है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में गए थे, तो ये कहाँ है? अंडमान निकोबार में गए थे, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, उसके अलावा बृहत निकोबार जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। ठीक है, अब यहाँ देखिए, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभ्यारण्य एवं जीवमंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का उद्देश्य क्या होता है? पहली जानना चाहती है कि जो राष्ट्रीय उद्यान और जो वन्य जंतु अभ्यारण्य, जीवमंडल आरक्षित संरक्षित क्षेत्र बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं। तो हम देखेंगे इनके उद्देश्य। वनोन्मूलन एवं इनके कारण। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वनोन्मूलन क्या होता है, तो सिंपल भाषा में कहें तो वनों की कटाई। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं, तो ये बात सही है। आप जानते भी हो कि बहुत सारे पौधे भी हैं और जंतु भी है। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक है। तो बिल्कुल आवश्यक है। जंतुओं से हमें दूध, अंडे, ऐसे भी नहीं, जंतु आवश्यक है भैया। ठीक है, और पौधों से तो हमें, आपको पता ही है, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बड़ा खतरा बन गया है। तो आपको पता है कि वृक्षों की कटाई किस स्तर पर हो रही है अभी। तो यहाँ कहा गया है कि आज जो जीव हैं उनके अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बड़ा सा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि अन्य कार्यों में उपयोग करना है। जो वनोन्मूलन किया क्यों जाता है? क्योंकि वनोन्मूलन करने के बाद जो प्राप्त भूमि होती है उसे अन्य कार्यों में यूज ले लिया जाता है। या तो वहाँ पर कृषि की जाती है, यहाँ पर, या वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी जाती है। ठीक है, या फिर उस लकड़ी को फर्नीचर के काम में लिया जाता है। ये सब किया जाता है। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पर वनोन्मूलन का अर्थ वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना है। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्य से की जाती है, जैसे कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, दूसरा घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी एवं ईंधन के रूप में उपयोग करना। अब यहाँ देखिए, दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारण है। एक तो वनोन्मूलन होता है मानवीय कारणों के द्वारा, है ना, हमारे द्वारा, और हम भी तो कर देते हैं वनोन्मूलन, वृक्षों की कटाई लगातार कर रहे हैं। एक होता है प्राकृतिक कारण, जिसमें दावानल, जंगलों में लगने वाली जो आग होती है उसे दावानल कहते हैं। या फिर भीषण सूखा, जैसे बहुत भयंकर गर्मी पड़ गई, बारिश हुई नहीं तो भी जंगलों में आग लग सकती है और वन नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, भीषण सूखा पड़ेगा, सूख जाएंगे पौधे, मर जाएंगे बेचारे। क्रियाकलाप 5.1, अपनी सूची में वनोन्मूलन के अन्य कारणों को लिखिए और इन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। तो आप लिख सकते हैं, वेरी सिंपल, वनोन्मूलन के परिणाम क्या क्या होता है। तो आइए देखिए, पहेली और बूजो ने वनोन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया। उन्हें स्मरण है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। जी हाँ, अगर आप वृक्ष को काटते रहोगे तो क्या होगा? ताप में वृद्धि और प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि।
ताप में भी वृद्धि होगी, दूसरा प्रदूषण के स्तर में भी क्या होगा, वृद्धि होगी। इससे वायुमंडल में CO2 का जो स्तर है वो बढ़ता है, बढ़ेगा। अगर आप पौधों को काट दोगे तो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसके लिए क्या लेते हैं, CO2। अब जब उनको काट ही दोगे तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, और CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या कर लेगी, एक शील्ड बना लेगी वायुमंडल में। और क्या होगी, जो प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश, उसमें जो रेडिएशन आती है, उनको जब पृथ्वी वापस भेजती है शाम को, उन्हें वो कवर कर लेगी और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार ताप बढ़ेगा और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगी। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, भूमजल का स्तर निम्नीकरण हो जाता है। अब ये क्या है कि भूमजल का स्तर निम्नीकरण, भूमजल का स्तर जो है वो निम्नीकरण हो जाता है। अब कैसे, प्लांट की जो जड़ें होती है वो पानी को अवशोषित करती है, ठीक है, और पौधों में ह्यूमस पाई जाती है जो मिट्टी को भुरभुरा कर देते हैं। तो भैया वृक्षों की कटाई कर दोगे तो भूमि का जल स्तर जो है वो भी नीचे चला जाएगा। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन की प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि यदि वृक्षों की अनवरत कटाई चलती रही, यहाँ पर देखिए कि बूझो क्या कह रहा है, वनोन्मूलन से जहाँ एक ओर वर्षा में कमी आती है, वहीं दूसरी ओर बाढ़ भी आ सकती है। तो इन सब चीज़ों को हम आगे कंप्लीटली डिटेल में देखेंगे। ठीक है, यदि लगातार कटाई होती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरकता में कमी आ जाएगी। तो जो वर्षा है और भूमि मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, वन वर्षा लाते हैं, सुना ही होगा। इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाएगी। याद कीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है वायु कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे होते हैं उनमें भोजन बनाने के लिए, जो पौधे होते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। क्रम वृक्षों का अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा, मैंने ये सब कुछ बता दिया है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ जाता है। इसकी मात्रा में जब वृद्धि होती है तो विश्व उष्णन होगा, ताप बढ़ेगा और जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाएगा और वर्षा की दर में कमी आ जाएगी और सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वृक्षों की कटाई है। किसी क्षेत्र में मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मृदा के जो भौतिक गुण होते हैं उन पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है, जिससे मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है। आप समझ रहे हैं, ह्यूमस की कमी होना, तथा इसमें उर्वरकता भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। धीरे धीरे उर्वरक भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है, इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। ठीक है, वनोन्मूलन में मृदा की जल धारण क्षमता एवं भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की जो अंतःस्रवण की दर भी पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ क्या कह रहा है ये कि जो मिट्टी होती है ना, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। भाई ऊपरी जो बुरबुरी मृदा थी वो तो कट गई, बह गई। जैसे वृक्षों को काट दिया आपने, तो वृक्षों के काटने से मृदा की जो जल धारण क्षमता है वो भी कम हो जाएगी और अंतःस्रवण की दर भी कम हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुणों जैसे पोषक तत्व गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो वनोन्मूलन से मृदा के अन्य गुण जैसे हो गया पोषक तत्व गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों की सूची बनाइए। यदि वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहे तो क्या इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा? तो बिल्कुल करना पड़ेगा सामना। वनों से हमें लकड़ी है, फल है, दवा है, रेशे है, कागज है, फूल है, गोंद है आदि तो प्राप्त होता ही है, और भी कई सारी चीज़ें प्राप्त होती है। क्रियाकलाप 5.2 वनोन्मूलन से वन्य प्राणी जीवन भी प्रभावित होता है। यदि वृक्षों को काटा जाए तो उससे क्या होगा,
जो वन्य प्राणी हैं उनका जीवन भी प्रभावित होता है। कैसे? इन कारणों की सूची बनाइए और कक्षा में चर्चा कीजिए। तो इन सब चीज़ों को हम आगे वन बाय वन करके देखेंगे। वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। भाई हमें वन को भी बचाना है, उसमें रहने वाले जीवों को भी बचाना है, तो उनका संरक्षण आवश्यक है। वनोन्मूलन, वृक्षों को काटने के प्रभाव जानने से पहले वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात एक पहेली और बूझो चिंतित थे। वे प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन्होंने वन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है इसके बारे में बात की। ठीक है, प्रोफेसर अहमद ने पहेली और बूझो और उनके सहपाठियों के लिए जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र में भ्रमण का आयोजन किया। मतलब उन्होंने कहा कि हम आपको वहाँ पे घुमाने ले चलेंगे, तो आप सब देख लेना और समझ लेना अच्छे से। इसके लिए पचमढ़ी जीवमंडल संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। पचमढ़ी ये तो हमारे एमपी में है भैया। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान हैं। प्रोफेसर हेमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैवमंडल विविधता अनूठी है। उन्होंने कर्मचारी श्री माधव जी को से जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में बच्चों की मार्गदर्शन करवाने का अनुरोध किया। गाइड हैं ये माधव जी। ठीक है, उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। जीवमंडल जो होते हैं वो पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। कुछ समझ में आया? जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग होता है जहाँ सजीव पाए जाते हैं अतः जीवन यापन के योग्य है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां और उनके पारस्परिक संबंध और पर्यावरण से उनका अध्ययन। माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों, हम तो वनों को बचाए रहें, साथ ही समाज के प्रयासों, उसके अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वन और वन्य जंतुओं के संरक्षण हेतु कार्यरत है। तो आओ भैया हम एक एक करके देखते हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियां, नीतियां बनाती है। वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे और जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र है। अभी तो आप ऐसे देख लीजिए यहाँ पर इनको, बाकी इनको मतलब एक एक करके सारों में डिफरेंट आप देख पाएंगे आगे। वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। उन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, ठीक है, और वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, पोचिंग, इन सब क्षेत्रों में निषिद्ध है। अभी निषिद्ध क्या होता है? मतलब इनमें ये सब कार्य नहीं हो सकते। वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है? वन्य जीव अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहाँ पर जंतु एवं उनके आवास किस प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित हैं। वन्य जीव होता है जहाँ पर वन्य क्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीव, पौधों एवं जंतु संसाधनों के और क्षेत्र, उस क्षेत्र में आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ देखिए क्रियाकलाप पॉइंट 3, अपने जिले, प्रदेश, देश के राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभ्यारण्य, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। सारणी 7.1 को भरिए और इन क्षेत्र में प्रदेश एवं भारत के रेखा चित्र में दर्शाइए। ठीक है, तो आप कर लेंगे ये सब चीज़ें। अब हम आज के लिए इतना ही। अब हम कल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे हम कल। ठीक है।